तो सभी मित्रगणों को राम राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अब जो नया टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, द सेल रहेगा, सेल साइकिल रहेगी। तो सेल साइकिल में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, एक सेल से नई सेल का बनना। ठीक है, ये हम किस में देखेंगे, सेल साइकिल में देखेंगे। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जब एक सेल होती है उससे नई सेल जो फॉर्म होती है, एक नया जीवन जो तैयार होता है, वो किसके अंदर आता है, सेल साइकिल के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हमें मेरा मार्कर मिल गया है दूसरा ब्लैक वाला, तो आज हम इसका भी यूज करेंगे। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल पढ़ने से पहले एक ये चीज भी आती है कि सर क्यों क्यों जरूरी है सेल साइकिल, है ना हमारी बॉडी में, या फिर जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें क्या होता है कि जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी एक्स वाई जेड चीजें होती हैं, जब वो टूटती हैं या बिगड़ती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं, तो क्या होता है, उनको रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है, रिप्लेस, यानी कि जो डैमेज्ड है उसको गुड वन के साथ रिप्लेस कर दो। यही तो होता है। तो हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, इसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। अब सेल भी तो एक टाइम पे जाके डैमेज हो जाएगी ना, तो जो डैमेज हुई सेल है उसको रिप्लेस करना है किस सेल के साथ, न्यू सेल के साथ, न्यू सेल के साथ। ये किसके अंदर आता है, आपका सेल साइकिल के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज होती है कुछ जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डैमेज हो जाती हैं अपने नॉर्मल लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि भाई नेचर ने क्या कहा था कि आपको एक लिमिटेड लाइफ स्पेन ही जीनी है, और वो सेल क्या करती है बेचारी, मान के चलो एक सेल की जो लाइफ स्पेन थी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 25 डेज है। कितनी है, 25 डेज। ये मैंने सॉरी एग्जाम्पल लिया है, 25 डेज है। ठीक है, अब इस 25 डेज के बाद, यानी जब इसका 25th डे होगा, इसका 25th डे होगा, तो क्या होगा, ये सेल खुद ब खुद डैमेज हो जाएगी, क्योंकि भाई इसकी लाइफ स्पेन क्या थी, 25 डेज थी। अब इस 25th डे पे आके क्या हो रही है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट, यानी कि ये खुद ब खुद डिस्ट्रैक्ट हो रही है। ये किसने बनाया है, नेचर ने। नेचर ने कहा है कि भाई आपको इतनी ही लाइफ स्पेन जीनी है, उसके बाद आप खुद ब खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे, खत्म कर दोगे। ठीक है, अब जो ये सेल्फ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, भाई सेल है ना, हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि सर ये सेल है। अब ये सेल कहाँ है, आपके बॉडी के अंदर है। जब ये सेल डैमेज होगी तो कहीं ना कहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई 25th डे आया और ये गायब, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी। तो जब ये सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होती है ना, तो ये क्या करती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन होती है। किसमें, ब्रेक डाउन इनटू द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन हो रही है, फ्रेगमेंट्स में। अब जो ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये भी तो कहीं जाने चाहिए, बॉडी के अंदर तो रह नहीं सकते। तो बॉडी क्या करेगी, जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो आपकी सेल डैमेज हुई है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि नॉर्मल लाइफ स्पेन से डिस्ट्रैक्ट हुई है, तो उसके फ्रेगमेंट्स हैं, तो बॉडी क्या करेगी, इनको बाहर निकाल देगी। लेकिन उससे पहले एक चीज होगी, इन फ्रेगमेंट्स को एक सेल आएगी जिसका नाम होगा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स भी होती हैं, और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो ये काम करती हैं। ये क्या काम करेंगी, ये सेल आएगी और इस फ्रेगमेंट को इनगल्फ कर लेगी। क्या कर लेगी, इनगल्फ ना। अब ये इनगल्फ क्या है, इनगल्फ का मतलब होता है निगलना, निगलना, यानी कि इसको निगल जाएगी। कौन सी सेल, मैक्रोफेज सेल, है ना। और इस निगलने को, मान के चलो ये कोई फ्रेगमेंट था, आपकी एक सेल टूटी, अपने नॉर्मल लाइफ स्पैन को उसने जिया, जीने के बाद ये अब डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। सेल्फ डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस की जितनी इसकी लाइफ स्पैन थी उतनी इसने अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर ली। उसके बाद क्या हुई, टूट गई, ये फ्रेगमेंट्स थे। अब कोई सेल आई, उसने क्या कर लिया, इसको इनगल्फ कर लिया। ठीक है, यानी कि
जो फ्रेगमेंट्स पड़े हुए थे उनको इनगल्फ कर लिया गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस समझ में आया? फैगोसाइटोसिस क्या होता है? जब आपकी जो ये क्या है, अब आपकी बॉडी के लिए अनवांटेड हो गए ना, ये बॉडी को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो नॉर्मल जो सेल थी उसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद ये टूट चुकी है इनमें। अब ये किसी काम के हैं? किसी काम के नहीं है। तो ये बॉडी के लिए कैसे हो गए? अनवांटेड हो गए। कैसे हो गए? अनवांटेड। की भाई अब इस बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी? अनवांटेड चीजों को रखेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी। वो क्या करेगी? मैक्रोफेज को बोलेगी भाई वहां पे कुछ चीजें, अनवांटेड चीजें पड़ी हुई हैं, उनको एनगल्फ करो और बॉडी से बाहर ले जाओ। तो ये मैक्रोफेज क्या करेगी? अपनी बॉडी का पूरा ऑर्डर मानेगी और क्या करेगी? इन अनवांटेड चीजों को इनगल्फ कर लेगी अपने अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि देखो, जो ये फैगोसाइटोसिस हो रही थी, अकर हो रही थी, ये किसकी वजह से हो रही थी? नॉर्मल लाइफ स्पेन की वजह से हो रही थी। भाई जो आपकी सेल की जो नॉर्मल लाइफ स्पेन थी वो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है सेल का, ठीक है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद यानी कि जो सेल खुद ब खुद डिस्ट्रक्ट हो रही है, उसके फ्रेगमेंट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? बताओ। इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है। और जो एपोप्टोसिस होता है बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि जब कोई भी एक सेल अपने नॉर्मल यानी कि जो उसका नॉर्मल रूटीन है उसको व्यतीत करते हुए एक डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी पूरी जो लाइफ स्पेन होती है वो उसको जीता है, और किसी भी मतलब कोई भी एक्सीडेंटल इवेंट नहीं हो रहा है, उसकी नॉर्मल लाइफ स्पेन है ना। एक टाइम के बाद जाके वो ओल्डर एज में गया, बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद वो क्या होता है? डेथ हो जाती है उसकी। तो ये क्या एक नॉर्मल प्रोसेस है कि भाई एक बच्चे ने जन्म लिया, अपना पूरा लाइफ व्यतीत किया, उसके एंड में जाके क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई। एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई बीमारी हुई है, उसको कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये जो आपकी सेल थी, ये जो नॉर्मल प्रोसेस से डिस्ट्रक्ट हो रही थी, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रही थी, कि एक टाइम के बाद जाके भाई ये जो सेल है ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो इस डिस्ट्रक्शन के बाद जो फैगोसाइटोसिस हो रही थी उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस वही है कि भाई नॉर्मल लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? सेल डिस्ट्रक्ट हो जाए, बॉडी को उसमें कुछ भी अपनी तरफ से करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। एपोप्टोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस की मदद से जो अनवांटेड क्या थी आपकी फ्रेगमेंट्स थे, जो कब बने थे? नॉर्मल लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद जो सेल थी, वो नॉर्मल सेल थी, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुई थी, है ना। इनको जो बॉडी से बाहर निकाली जाएगी, और जो नॉर्मल सेल लाइफ का जो प्रोसेस है एक सेल का डिस्ट्रक्ट होने का, उसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है। इसके बाद एक और आता है सेल नेक्रोसिस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? इसमें भी सेल डेथ हो रही है और एपोप्टोसिस में भी सेल डेथ हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मेन जो डिफरेंस है ये है कि जो ये सेल डेथ हो रही है ना इसमें, एपोप्टोसिस में, ये नेचुरली हो रही है। कैसी हो रही है? नेचुरली, प्राकृतिक है कि भाई उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया, अब उसको जाना है। ये तो कैसी थी? नेचुरल। लेकिन जो सेल नेक्रोसिस के अंदर सेल डेथ हो रही थी, वो नेचुरल नहीं है। वो नेचुरल नहीं है। ये जो सेल डेथ हो रही है सेल नेक्रोसिस के अंदर, ये किसी ना किसी इवेंट की वजह से हो रही है। या तो कोई एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल नेक्रोसिस होती है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? अब आगे देखते हैं सेल साइकिल। इतना समझ में आ गया कि भाई सेल क्या है, सेल के जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, डिस्ट्रक्शन कैसा होता है ना। अब हमने क्या देख लिया? सेल का मरण देख लिया कि भाई जो सेल का एंड होता है, जो एंड पार्ट होता है, जो उसका मरना होता है, खत्म होना होता है, वो कैसा होता है? फना हो जाना। सेल फना हो गई, अब चली गई, है ना। वो तो हमने देख लिया कि ठीक है सर, एपोप्टोसिस होती है, नॉर्मल सेल साइकिल होती है। तो अब हमें क्या देखना है कि सर सेल साइकिल होती क्या है। देखो, सेल हम तक पढ़ते आ रहे थे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, काफी चीज बता चुका हूं सेल के बारे में, है ना। अब बात करते हैं साइकिल की। साइकिल क्या है? एक चक्र,
है ना। चक्र इन द सेंस की कोई एक ऐसी चीज जो किसी एक्स पॉइंट से स्टार्ट हो और वो कहीं भी घूमे, वापस कहाँ जाए, एक्स पर ही आ जाए। ये तो सेल साइकिल, यही तो एक साइकिल है भाई। ये एक्स से स्टार्ट हुई, इसने पूरा ऐसे राउंड लिया, घूम के आई, वापस कहाँ गई, एक्स पे आ गई, है ना। तो यानी कि अब जो सेल साइकिल रहेगी वो क्या रहेगी, सेल्स, इसमें क्या होगा कि कोई एक सेल रहेगी और फर्दर डिवाइड होती चली जाएगी, है ना। अब ये जो सेल है ये कैसी इंडिविजुअल सेल है, क्या है, इंडिविजुअल सेल। अब जो ये सेल डिवाइड होगी तो आगे दो सेल्स को जन्म देगी, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब जब ये सेल इनको जन्म देगी तो जो ये वाली सेल थी ये खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। तो अब जो नई सेल्स है वो कौन सी है, एक ये सेल है और एक सेल है। आपके पास कैसे पहले कौन सी सेल थी, एक सिंगल सेल्स थी, है ना। अब उसके बाद आपको अब कितनी आ गई, दो। तो अब आपकी जो आगे फर्दर डिवाइड होगा वो इन दो सेल्स से डिवाइड होगा, ठीक है। ये दो सेल्स फर्दर सेल साइकिल के अंदर जाएंगी और फर्दर इससे दो सेल बनेगी, फिर ये क्या हो गई, नई सेल हो गई, ये फर्दर सेल साइकिल के अंदर जाएंगी। समझ में आया। तो एक ऐसी प्रोसेस या फिर एक ऐसा टाइम पीरियड जो किसके बीच में हो, दो सेल्स के डिवीजन के बीच में हो। यानी कि देखो एक सेल तो ये रही आपकी ऊपर वाली जो मैंने ये वाला लिया था, एक सेल तो ये हो गई और दूसरी ये जो इससे फॉर्म हो रही है, ठीक है। इन दोनों सेल्स के बीच में जो टाइम पीरियड रहेगा, जो प्रोसेस रहेगी, ये क्या कहलाएगी, सेल साइकिल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेल साइकिल। समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब जो इसके जो सेल साइकिल होती है उसके मेनली टू फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं, टू फेज। अगर मैं फेजेस की बात करूं सेल साइकिल के तो इसके टू फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एम फेज और सेकंड होता है इंटरफेज। कितने फेज होते हैं, दो फेज होते हैं, पहला एम फेज, दूसरा इंटरफेज। अब इन दोनों फेज में मैं बात करूं कि चलो अब बात करते हैं इन दोनों में से जो फेज होता है वो बड़ा कौन सा होता है, एम फेज के अंदर क्या होता है, इंटरफेज के अंदर क्या होता है, हम आगे देखेंगे, अभी देखेंगे। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं जो आपका इंटरफेज होता है ये लार्ज होता है, बिगर होता है ना, बड़ा होता है। किसके मुकाबले, एम फेज के मुकाबले, ठीक है। जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी वो इससे ज्यादा रहेगी। समझ में आया यहां तक। एम फेज समझ में आगे, दो फेज होते हैं एम फेज और इंटरफेज। और इंटरफेज के इन दोनों में से कौन सा फेज बड़ा होता है, इंटरफेज बड़ा होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब बात करते हैं हम किसकी, इंटरफेज की बात कर लेते हैं पहले, है ना। किसकी बात करते हैं, इंटरफेज। अब जो इंटरफेज है वो क्या है, एक सेल साइकिल का फेज है ना, और कैसा है ये, लार्जेस्ट है ना, बिगेस्ट फेज है, बिगेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। बिगेस्ट फेज है। दूसरी चीज इसी में नोट करने वाली वो है, वो चीज क्या है कि ये जो इंटरफेज है ना, ये जो फेज है ये बिफोर द एम फेज। यानी कि जो ये आपका इंटरफेज है ये कब आएगा, आपके एम फेज स्टार्ट होने से पहले। जो सेल है वो किसके अंदर किससे होकर गुजरेगी, इंटरफेज से होकर गुजरेगी। समझ में आया। दो चीज आपने देख ली कि एक तो ये भाई बिगेस्ट फेज है किसके मुकाबले, एम फेज के मुकाबले। दूसरा आपने क्या देखा कि जो ये इंटरफेज है ये कौन किससे पहले आएगा, एम फेज से पहले आएगा। समझ में आ गया। अब इंटरफेज में अंदर चलेंगे तो इसके अंदर भी तीन फेज आते हैं। इंटरफेज के अंदर तीन फेज आते हैं। पहला होता है जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज, यानी कि G1। समझ में आया। इसके बाद आता है आपका दूसरा फेज जिसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज, जिसे हम जानते हैं एस से, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है आपका सेकंड गैप फेज, यानी कि G2, ठीक है। तो इंटरफेज के अंदर भी कितने फेज हो गए, तीन फेज हो गए।
फर्स्ट गैप फेज S1, सिंथेसिस फेज S फेज और सेकेंड गैप फेज G2। अब इन तीनों फेजेस में से बात करूं तो इन तीनों फेजेस में से जो जीवन होता है वो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हम सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं, एम फेज और इंटरफेज। दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? इंटरफेज। इंटरफेज के कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। जीवन फेज यानी कि गैप फर्स्ट फेज, दूसरा सिंथेसिस फेज यानी कि एस फेज, तीसरा सेकंड गैप फेज। और इन तीनों में से बड़ा कौन सा होता है? आपका जीवन फेज बड़ा होता है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब मैं बात करूं, अब मैं इंटरफेस के तीनों फेजेस की बात करता हूं। इंटरफेस के तीनों फेजेस की बात करता हूं ना। उससे पहले मैं ना आपको एक चीज दिखा देता हूं। आज जो इंटरफेस के तीनों फेजेस की बात होगी ना, तो इसमें एक फेज और आएगा, जी नॉट फेज। जी नॉट फेज, इसको हम जानते हैं रेस्टिंग फेज के नाम से। किस नाम से? रेस्टिंग फेज। और ये बेसिकली आता है जीवन और एस फेज के बीच में। जब आपका जीवन स्टार्ट होगा उसके बाद आपका क्या होगा? जी नोट आएगा। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन सेल साइकिल का पार्ट है। क्यों आता है, कैसे आता है, क्या ये होता है, अभी थोड़ी देर में आगे जब मैं एक कंटिन्यू करेंगे तो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो आपका इंटरफेस सीक्वेंस रहेगा ना वो सेम ऐसे ही रहेगा। पहले जीवन आएगा, फिर एस आएगा, फिर G2 आएगा। ठीक है, और जीवन और एस के बीच में आपका जी नोट आएगा यानी कि रेस्टिंग फेज। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसमें आपको इसकी साइकिल दिखा देता हूं, इसमें आपको ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अरे उसकी जो साइकिल है उससे उसको देखने से पहले हम आपने इंटरफेस पढ़ लिया ना। इंटरफेस के तीनों फेज पढ़ लिए हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। हम एक बार एम फेज और देख लेते हैं, फिर हम साइकिल की तरफ चलते हैं। एम फेज, ठीक है। एम फेज का मतलब क्या होता है? जो फेज का चलो मतलब हम पता है कि ये सब फेज है, लेकिन एम का क्या मतलब? यहाँ एम किसको डिनोट कर रहा है? एम डिनोट करता है माइटोसिस को। किसको? माइटोसिस को। समझ में आया? ये कौन सा फेज हो गया? माइटोसिस फेज। अब इस माइटोसिस फेज के अंदर भी 4 फेज आते हैं। कितने फेज आते हैं? 4। ठीक है, लेकिन हम एक फेज इसमें एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे जो 5th फेज होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज की, जो फर्स्ट फेज रहेगा वो रहेगा प्रोफेज। कौन सा रहेगा? प्रोफेज। और जो सेकंड फेज रहेगा वो रहेगा मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। जो आपका थर्ड फेज होता है वो होता है एनाफेज। ठीक है, और एनाफेज के बाद आता है आपका टीलोफेज। टीलो का हो या टेलो का हो, है ना। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका 5th फेज, साइटोकाइनेसिस। ये 5 फेज होते हैं जो किसके अंदर आते हैं? आपके एम फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, बेसिकली पढ़ा जाता है सिर्फ इन 4 फेजेस को, पहले 4 फेजेस को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो इसको फॉलो अप करता है, यानी कि जब आपका टीलोफेज आएगा उसको फॉलो अप करते हुए कौन सा आएगा? साइटोकाइनेसिस आएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? तो अब इसकी सेल साइकिल, जो इसकी साइकिल है उसकी तरफ चलते हैं, एक बार उसको देखते हैं कि वो साइकिल क्या कहती है। ये देखो, ये अभी क्या है? सेल साइकिल है। ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन है ना आपका, ये वाला, ये क्या है आपका? एम फेज है ना। एम फेज यानी कि माइटोसिस, छोटा फेज है ना। मैंने क्या कहा था कि एम फेज और इंटरफेज में जो बड़ा कौन सा फेज होता है? इंटरफेज बड़ा होता है। देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, लाइट ग्रीन वाला, ये कौन सा फेज है आपका? इंटरफेज है। कौन सा फेज है? इंटरफेज। समझ में आया? और जो आपको ये दिख रहा है छोटा वाला पार्ट, ये कौन सा फेज है? एम फेज, है ना। और जैसा आपको बताया था कि जो इंटरफेज होता है उसके अंदर भी जो जीवन फेज होता है वो बड़ा होता है। देखो ये वाला फेज एज कंपेयर टू इन दोनों फेज के बड़ा है ना, है ना। तो जो आपका जीवन फेज है वो क्या है? इंटरफेज के अंदर सबसे बड़ा फेज है। अब जीवन और एस फेज के बाद क्या आ रहा है आपको? ये देखो जी नॉट आ रहा है।
कौन सा आ रहा है? जी नोट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसको ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और आराम से इसको ड्रॉ कर लेना। यहां तक समझ में आया? इंटरफेज बड़ा फेज है, एम फेज छोटा फेज है। इंटरफेज के अंदर भी 3 फेज होते हैं, G1, S और G2, और इन तीनों फेज में भी सबसे बड़ा कौन सा फेज होता है? G1 फेज होता है। समझ में आया यहां तक? अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेज को, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? इंटरफेज की। किसकी? इंटरफेज। और इंटरफेज में कौन से, मैं किसकी बात करूंगा? G1 की बात करूंगा। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ G1, S और G2 लिखूंगा, वो आप अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूं G1 की, तो G1 में क्या होगा? G1 यानी कि फर्स्ट गैप फेज। इसमें जो सेल रहेगी ना, वो एक तो ग्रो करेगी। ग्रो करेगी किसमें? आपके साइज और वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, यानी कि जो अभी सेल थी, ये कोई सेल है ना, इसका साइज और वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा। साइज मतलब ये बड़ी होती चली जाएगी, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, है ना, तो इसकी जो क्वांटिटी रहेगी, ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना, इसकी जो इसको स्टोर करने की जो क्वांटिटी रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलेंगे। और ये क्या करेगी? जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आया? ये किसके अंदर होता है? G1 फेज के अंदर होता है, फर्स्ट फेज के अंदर होता है। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ बात कर लूं किसकी? G0 फेज की। किसकी? G0 फेज, जो आपका क्या कहला रहा था? रेस्टिंग फेज कहला रहा था। रेस्टिंग फेज। अब रेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है? G1 में क्या आ रहा है? कोई भी एक सेल है जो क्या कर रही है? तैयार हो रही है। किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। जो सेल डिवीजन होता है ना, वो होता है एम फेज में जाके। ये एम फेज से पहला वाला फेज चल रहा है, यानी कि इंटरफेज। तो यानी कि सेल के डिवीजन होने से पहले सेल को क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। समझ में आया? तो रेस्टिंग फेज क्या होगा कि मान के चलो कोई सेल है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई बंदा है, बंदा इन सेंस के हमारा एक मित्र है ना, और उस मित्र को क्या है, उसके मित्र के घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी। ठीक है भाई, ये हमारा कोई मित्र है, हम मोहित बना देते हैं। मोहित नहीं, चलो रहने दो, मोहित नहीं, मोहित बड़ा मान जाएगा। हम मित्र का नाम ले देते हैं करमवीर। ठीक है, हमारा एक मित्र है करमवीर। अब इस करमवीर को क्या हुआ? इसके घर वालों ने फिक्स कर दी इसकी शादी। ठीक है, लेकिन करमवीर का क्या कहना है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, है ना। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, XYZ जो भी कारण है, इस भाई को शादी नहीं करनी है। तो क्या करेगा? इसके जो घर वाले हैं वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? G1 फेज, यानी कि शादी की तैयारी कर रहे हैं। इसका फर्दर डेवलपमेंट करवाएंगे, शादी हो जाएगी भाई, आगे भविष्य बढ़ेगा इसका, है ना। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? इनको शादी नहीं करनी है, तो ये क्या करेंगे? अपने घर को छोड़ के निकल जाएंगे। निकल गए भाई, भागे नहीं है, वापस आ जाएंगे एक टाइम के बाद, जब घर घर में शादी वाला माहौल शांत हो जाएगा, तो ये भाई साहब वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए क्या किया उन्होंने? घर छोड़ दिया। और जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो शादी नहीं होगी, करमवीर की शादी नहीं होगी बस, है ना। अब करमवीर की शादी नहीं हो रही है तो बाकी किसी को तो करनी पड़ेगी, तो करमवीर की जगह पे करमवीर के भाई की शादी कर दी। लेकिन करमवीर तो बच गया ना, ये कहां गया? बाहर निकल गया। सेम आपकी, जब अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, तो सेल साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो सेल, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो पूरी सेल साइकिल को फॉलो नहीं करती, और G1 फेज के बाद, यानी कि ग्रोथ इन साइज एंड वॉल्यूम, इसके बाद ही वो क्या कर जाती हैं? इस सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती हैं और कहां चली जाती हैं? रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं। अब जो सेल रेस्टिंग फेज के अंदर आ गई ना, G0 के अंदर आ गई,
उसका डिवीजन नहीं होगा। अगर इस पर्टिकुलर सेल को डिवाइड होना है तो इसको G1 से S फेज में जाना होगा, ना कि G1 से G0 में। समझ में आया? यानी कि अगर कोई सेल G1 से डायरेक्ट किसके अंदर आ रही है, G0 के अंदर आ रही है, तो उस सेल का डिवीजन नहीं होगा, अभी मीन टाइम पे नहीं होगा। बाद में जब ये सेल G0 से निकल के वापस G1 से होती हुई S फेज में आ जाएगी तो फर्दर इसका डिवीजन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसके अंदर आ गई, G0 के अंदर आ गई, रेस्टिंग फेज के अंदर आ गई। ठीक है, लेकिन रेस्टिंग फेज के अंदर आने का भी एक क्या है, एक शर्त है कि भाई जो सेल किसके अंदर रहेगी, आपके रेस्टिंग फेज के अंदर रहेगी, उस सेल को अपना जो उसका फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन उसको पूरा बाकायदा निभाना होगा। जैसे करमवीर चले गए थे अपने घर से बाहर, तो लोग करमवीर जब बाहर गया है तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है, भाई खाना भी खाना है ना, जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, जो इसकी बेसिक नीड्स थी, जो इसकी बेसिक फंक्शन थी, वो ये करता रहेगा, है ना। सेम आपकी ये सेल है कि जो सेल आपकी किसके अंदर आ रही है, रेस्टिंग फेज के अंदर आ रही है, वो आ तो गई, वो सिर्फ किससे बचेगी, सेल डिवीजन से बचेगी, कि उस सेल का डिवीजन नहीं होगा, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है, चाहे कुछ सिक्रीट कर रही हो, इसका काम किसी चीज को सिक्रीट करना हो या फिर किसी चीज का एब्जॉर्प्शन करना हो, तो ये इन अपने फंक्शन को बखूबी निभाएगी, ये उनसे अपना मुंह नहीं फेर सकती। डिवीजन से तो बच सकती है, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है ये उससे नहीं बच सकती, भले ये रेस्टिंग फेज में हो तो इसको अपना फंक्शन पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया? G1 एंड G0। आगे बढ़ते हैं S फेज की तरफ। कौन से फेज की तरफ? S फेज की तरफ। अगर मैं बात करूं किसकी, S फेज की, तो S का मतलब अभी बताया था सिंथेसिस। क्या होता है? सिंथेसिस फेज। तो आपका जो सिंथेसिस फेज होगा उसमें क्या होगा, सिंथेसिस हो रहा है यानी कुछ ना कुछ चीज बन रही है, फॉर्म हो रही है, तो यहाँ क्या फॉर्म होगा आपके जो एस फेज होता है उसमें फॉर्मेशन होती है डीएनए की। किसी फॉर्मेशन होती है डीएनए की। अब इस डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, यानी कि आपके जो नॉर्मल आप जो एक जो नॉर्मल सेल होती है ना, इसे बना रहा हूं, जो एक नॉर्मल सेल होती है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अगर हम ये सिंगल है, अगर मैं बात करूं पेयर की तो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए सिर्फ क्रोमोसोम्स की तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर मैं बात करूं पेयर की तो एक नॉर्मल सेल के अंदर जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उस सेल के पास नॉर्मल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करूं पेयर की तो कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। समझ में आया? तो एस फेज के अंदर आके यही 46 क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा 96 क्रोमोसोम। 96 क्रोमोसोम्स डबल हो गए ना 46 के, है ना। अब आगे जाके मैंने बताया था कि आपको एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, तो एक सेल के पास कितने होते हैं? 46। एस फेज में क्या हुआ, इसका रेप्लिकेशन हो गई, 46 के कितने हो गए? 96। तो हमें सेल कितने बनानी है? दो बनानी है। और एक सेल के पास कितने होते हैं? 46। एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, 46 एंड 46 बन गई दो सेल। ठीक है, अब इस सेल का आगे जाके इस सेल का जो डिवीजन होगा, यानी कि जो आपके 96 क्रोमोसोम बन रहे हैं एस फेज के दौरान, इस एस फेज के दौरान बने हुए 96 का डिवीजन इक्वली हो, है ना, 46 और 46, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? माइटोसिस की। आपकी जो सेल डिवाइड होती है ना, वो दो तरीके से होती है। एक तो होता है सेल नहीं सॉरी जो डिवीजन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है माइटोसिस की वजह से और एक होता है मियोसिस की वजह से। स्पेलिंग देख लेना भाई इसकी, मियोसिस, मियोसिस। ठीक है, अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो ये माइटोसिस होती है ना, जब भी ये डिवीजन करवाएगी तो ये आपको 2 आइडेंटिकल डॉटर्स देगी, यानी कि जैसा ऊपर वाला होगा वैसे ही दो नए वाले होंगे। समझ में आया? और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना एक यही साइकिल होती है, बस एक यही स्टेप होता है, एक यही स्टेप होता है। यानी कि भाई एक सेल ये हुई, अब इस सेल से आगे जाके क्या हो गया, ये दो सेल हो गई, है ना। तो जब ये दो सेल होंगे तो ये पुराने वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा
और ये जो नई सेल है ये नए सेल की तरह काम करेंगे भाई। ये अलग सेल रहेगी और ये अलग सेल रहेगी, ये अलग डिवीजन में जाएगी और ये अलग डिवीजन में जाएगी। समझ में आया? नहीं आया तो एक मिनट इसको ऐसे देख लेते हैं, मैं दोबारा बना देता हूं इसको। अगर मैं बात करता हूं माइटोसिस की, तो माइटोसिस कैसे होगा? ये सेल है और ये सेल यहां से क्या हुई, डिवाइड हुई, दो सेल्स में डिवाइड हो गई, है ना। ये क्या थी, पेरेंट सेल थी, और पेरेंट सेल ने क्या किया, दो सेल को डिवाइड, दो नई डॉटर्स को फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब जो दो नई डॉटर्स हैं, जब ये सेल डिवीजन में जाएंगे तो ये अलग पेरेंट की तरह काम करेगी और ये वाली अलग पेरेंट की तरह काम करेगी, ठीक है। ये सिर्फ सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस होता है, समझ में आया? अगर मैं बात करूं किसकी, मियोसिस की, किसकी बात करूं, मियोसिस की बात करूं, अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होगा, जो आपकी ये सेल है ये आगे दो सेल्स में डिवाइड होगी होगी लेकिन ये जो दो सेल बनेंगी ना, ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होंगे, आइडेंटिकल डॉटर्स नहीं होंगे, यानी कि जैसा आपका जो पेरेंट है उसी की तरह जो नई सेल बन रही है उसी की तरह होगी, नहीं। ये सिर्फ होता है माइटोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। और माइटोसिस में क्या हो रहा था, ये सेल डिवाइड होने के बाद ये सेल अलग आगे जाके पेरेंट अपने इंडिविजुअल पेरेंट की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब म्यूसिस के अंदर ये फर्दर अलग अलग नहीं काम नहीं करेंगी, इससे अलग दो सेल बनेंगी और इससे अलग दो सेल बनेंगी, यानी कि एक सेल से कितनी सेल बन गई आपकी, चार सेल बन गई। और हमारे माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा था कि एक सेल से कितनी सेल बन रही थी, दो। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा, जो म्यूसिस होती है ये देखी जाती है गैमीट्स के अंदर। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है ना, तब कौन सी जो डिवीजन होता है कौन सा यूज किया जाता है, म्यूसिस यूज किया जाता है। समझ में आया? अब गैमिट्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, गैमिट्स क्या होते हैं। आगे जो आपका जो अनाटमी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा तो उसके अंदर आपका क्या होगा, म्यूसिस आएगा, वो आपका गैमिट्स आएंगे, तो हम इसको देखेंगे। समझ में आया? अब इसको आगे चलते हैं। हम कहाँ थे, एस फेज पे थे। तो एस फेज के अंदर क्या हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था डीएनए का, और जो 46 क्रोमोसोम्स थे उनका क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन, यानी कि 46 क्रोमोसोम से कितने बन रहे थे, 92 बन रहे थे, 6×2 12 4×2 8, हाँ 92 क्रोमोसोम्स बन रहे थे, ठीक है। तो पीछे भाई उसको देख लेना, 92 है वो, 96 नहीं है ना। 46 एंड 40, 6×2 6 6 12 4×8 92 क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। इन 92 क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवाइडेशन होगा, किस प्रोसेस की वजह से, माइटोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ रहा था, आपका एस फेज के अंदर आ रहा था। समझ में आया? अब बात करते हैं जी नॉट हमारा हो गया है, G2 की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, G2 की, तो जो G2 फेज होगा यानी कि गैप सेकंड फेज होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो सेल थी वो फर्दर ग्रोथ करेगी, यानी कि जो थोड़ी बहुत इमेच्योर सेल थी, है ना, इमेच्योर सेल थी, उसका क्या हो जाएगा, फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस G2 के बाद ही आपकी सेल किस में एंटर हो जाएगी, एम फेज में हो जाएगी। भाई अब ये प्रॉपर तरीके से क्या हो गई है, मैच्योर हो गई है, ग्रोथ हो गई है, प्रॉपर डेवलप हो चुकी है, तो उसको क्या कर दो, इसको अब डिवाइडेशन के लिए भेज दो। तो इस G2 के बाद आपका कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, एम फेज स्टार्ट हो जाता है। और एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज। समझ में आया? एम फेज का मतलब माइटोसिस फेज। अगर मैं एम फेज की बात करूं तो एम फेज में मैंने आपको क्या बताया था, चार फेज बताए थे मेनली, है ना। एम फेज में जो पहला फेज था वो था प्रोफेज, जो दूसरा फेज था वो मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज, और इसी टेलोफेज को फॉलो करती है क्या, आपका जो फिफ्थ फेज होता है, साइटोकाइनेसिस। समझ में आया? अब जो चारों फेजेस है ना, हम इसको इसके इमेज को देखते देखते पढ़ेंगे, ठीक है, तभी वो चीजें आपको समझ में आ पाएंगी। और आगे चलते हैं।
ये याद देखो, ये कौन सा आ गया आपका, प्रोफेज आ गया, ठीक है। और जब प्रोफेज आता है ना तो उसमें ये एम फेज के अंदर सबसे बड़ा फेज होता है। जो एम फेज के जितने भी आपको 4 फेज बताए थे, उन चारों फेज में जो बड़ा फेज होता है वो आपका प्रोफेज होता है, ठीक है। जब इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज सबसे बड़ा फेज कौन सा था, G1 था। अगर मैं बात करूं दोनों फेजेस की, यानी कि एम फेज और इंटरफेज के अंदर जो डिफरेंस करवाऊं, तो उसमें सबसे बड़ा फेज कौन सा है, इंटरफेज। ये चीज क्लियर है ना। तो अब प्रोफेज की बात करो तो फिर प्रोफेज क्या है, सबसे बड़ा फेज है किसके अंदर, एम फेज के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, पहली चीज क्या होगी कि जो आपका रेप्लिकेटेड था ना, क्या रेप्लिकेटेड, जो आपका क्या था, डीएनए था, जिसको मैं यहाँ क्या बोलूंगा, क्रोमेटिन बोलूंगा। मैं इसको यहाँ क्रोमेटिन क्यों बोल रहा हूं, ये आप सेल वाली वीडियो में देखना जो मैंने, जिसमें ऑर्गेनेज स्टार्ट करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम को कब क्रोमेटिन बोलेंगे और कब इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। समझ में आया। तो ये यहाँ पे जो रेप्लिकेटेड जो क्रोमेटिन है वो कैसा हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, कॉइल्ड, और वो भी कैसा, टाइटली कॉइल्ड। अभी अब तक तो जो आपका जो क्रोमेटिन था यानी जो डीएनए था वो कैसे रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन जब ये किसके अंदर एंटर करेगा, प्रोफेज के अंदर एंटर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा ऐसे। और इस कॉइल होने का क्या फायदा है कि अगर आप इसको अब किसके अंदर देखोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। समझ में आ गया। तो पहली चीज क्या हो गई, जो आपका क्रोमेटिन है वो कैसा हो गया, रेप्लिकेट क्रोमेटिन क्या हो गया, टाइटली कॉइल्ड हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर, बताओ। पहला क्या था, रेप्लिकेटेड जो क्रोमेटिन्स थे वो क्या हो गए, टाइटली कॉइल्ड हो गए। दूसरा, जो ये क्रोमोसोम थे ना, जो एस फेज पे जाके जो 46 क्रोमोसोम से जो 92 बने थे, भाई कॉपी तो हो गई थी ना, एक तो 46 है, तो 46 ये रहे और 46 ये रहे, कॉपी है ना अलग अलग। अब इनको जुड़ना भी तो है। तो आपका दूसरा क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम्स है, जो ये क्रोमोसोम्स है, अब क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा क्रोमेटिड। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिड कहलाता है। आगे जाके आपका एनाफेज के अंदर आके यही क्रोमेटिड वापस से क्रोमोसोम बन जाएगा। तो आगे ये सेल डिवीजन का लॉ है, इसमें ऐसा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है कि भाई सिर्फ इतना है कि जब क्रोमोसोम किसके अंदर आएगा, प्रोफेज के अंदर आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रोमेटिड कहलाएगा। और जैसे ही एनाफेज तक पहुंचेंगे, एनाफेज तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा हम देख लेंगे। तो जब एनाफेज में आएंगे तब आपको बताएंगे कि इनको क्यों वापस से क्रोमोसोम कहा रहा है, ठीक है। तो ये 46 थे, ये थे क्रोमोसोम, और जो 92 हो गए हैं यानी कि ज्वाइन हो गए हैं, एक दूसरे जुड़ गए हैं, तो क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिड कहलाएंगे। समझ में आ गया। दूसरी चीज ये क्या हो रही है कि जो क्रोमोसोम्स थे वे क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो ज्वाइन होंगे तो क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिड, ठीक है। अब जब क्रोमेटिड कहलाएंगे तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना भाई। तो जुड़ने के लिए कोई पॉइंट तो चाहिएगा, है ना। मान के चलो एक आपका क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, अलग अलग है। ये क्या है, इसकी आइडेंटिकल कॉपी है, आइडेंटिकल कॉपी। ये क्या है, ओरिजिनल वाला है। तो ये आपस में जुड़ेंगे जो ये आपस में जुड़ेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा जो इसको जोड़ के रखेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, एक तो क्या था आपका, ये देखो, एक ये वाली है ना, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, ये बीच में जुड़ा हुआ है ना, ये इनको देखो जुड़ा हुआ है, इनको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। इनमें से एक है वो ओरिजिनल है और जो दूसरा है वो रेप्लिकेटेड है। समझ में आया। तीसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा याद आ रहा हो, तो जो मैंने ऑर्गेनेज पढ़ाए थे तो आपको सेंट्रोजोम पढ़ाया था एक, है ना। जो सेंट्रोजोम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं, दो क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि किसको जन्म देता है, सेंट्रियोल्स को जन्म देता है। किससे आते हैं वो, सेंट्रोजोम से आते हैं। तो ये रहा सेंट्रोजोम, इसकी अपीयरेंस हो जाएगी किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। ये सब प्रोफेज के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये क्या रिलीज करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल। और जब ये माइटोटिक स्पिंडल होते हैं ये किसके बने होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर, यानी कि ऐसा धागा है और लंबा धागा है और ऐसा धागा है
जो जरूरत पड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट पर करेगा तो क्या होगा, किसी चीज को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ गया? तो ये कौन है, ये माइटोटिक स्पिंडल्स, जो किससे अराइज हो रहे हैं, सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं। और ये सेंट्रियोल्स कहां से आए हैं, सेंट्रोसोम से आए हैं। समझ में आया? अब इसके अंदर क्या होगा, बताओ आगे क्या। एक तो ये हो गया, यहां तक समझ में आया। ये किसके अंदर हो रहे हैं, प्रोफेज के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, अब प्रोफेज के अंदर सेंट्रियोल्स आ गए, आपके माइटोटिक स्पिंडल्स आ गए। और ये माइटोटिक स्पिंडल्स क्या करेंगे, जो ये दिख रहे हैं ना आपको क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स को पकड़ लेंगे। यानी कि एक जो धागा रहेगा वो पकड़ लेगा आपकी ओरिजिनल कॉपी को, और एक धागा किसको पकड़ लेगा, आपकी जो रेप्लिकेट है, यानी कि जो कॉपी हुई है, डुप्लीकेट कॉपी है, उसको पकड़ लेगा, है ना। और जब आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो माइटोटिक स्पिंडल से क्या करेंगे, खींचेंगे, एक वाला इधर खींचेगा और एक वाला इधर, और जैसे ही फोर्स पड़ेगा किसके ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर, तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि जो ये आपके ये है ना माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, ये क्या है, ये हाथ है। ठीक है भाई, ये वाला हाथ हो गया और एक ये वाला होता है, ये क्या है, आपके माइटोटिक स्पिंडल्स। और जो मेरी शर्ट है ना, इस शर्ट का जो ये वाला बटन है ना, माइक आ रहा है, माइक के नीचे देखो ये वाला जो बटन है, ये क्या है, आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी कि एक क्रोमोसोम ये हो गया, और ये ओरिजिनल क्रोमोसोम हो गया, और ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम हो गया। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, माइटोटिक स्पिंडल्स। अब जो ये सेंट्रियोल्स है ना, जब आपके माइटोटिक स्पिंडल्स क्या कर लेंगे, एक क्रोमोसोम को इधर से पकड़ लिया और एक क्रोमोसोम को इधर से पकड़ लिया, तो क्या करेगा सेंट्रियोल्स, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, किसको, माइटोटिक स्पिंडल्स को, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खिंचाव पड़ेगा, और जैसे ही खिंचाव पड़ेगा तो जो आपका जो सेंट्रोमियर है उस पर फोर्स पड़ेगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो सेंट्रोमियर से ये जो आपके दो क्रोमोसोम से दो हिस्सों में टूट जाएंगे, एक वाला टूट के इधर चला जाएगा और एक टूट के इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये किसके अंदर होगा आपका, ये आगे होगा, मैं बता रहा हूं बस माइटोटिक स्पिंडल्स क्या करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये किसके अंदर है, ये देखो जो आपके क्रोमोसोम्स है किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, और उसके बाहर क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेमोरी, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप। यानी कि अगर माइटोटिक स्पिंडल को, क्रोमोसोम को पकड़ना है तो इसको हटाना होगा, है ना। तो आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये डिसअपियर हो जाता है, यानी कि ये गायब हो जाता है। लेकिन कौन से फेज में, प्रोफेज में। कौन से फेज में, प्रोफेज में। ठीक है, इसमें यही चीजें होती हैं मेनली, कि भाई एक तो क्या होगा, जो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन्स थे वो कॉइल हो जाएंगे, ठीक है, ताकि वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें। जो क्रोमोसोम्स का पेयर बना था वो जुड़ जाएगा सेंट्रोमियर से। तीसरा क्या हो रहा था कि आपका जो सेंट्रियोल्स थे इनकी प्रेजेंस हो जाएगी, माइटोटिक स्पिंडल आ जाएगा। ठीक है, और चौथा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर हो जाएगा। किसके अंदर है, ये प्रोफेज के अंदर है। ठीक है, यही फेज, इसके एम फेज के अंदर क्या होता है, सबसे लेंथी फेज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेटाफेज की तरफ, देखते हैं मेटाफेज में क्या होगा। देखो मेटाफेज, अब मेटाफेज क्या कर रहा है, देख रहे हो, ये इधर आ गया सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल इधर आ गया और एक सेंट्रियोल इधर आ गया। अब जो ये अपीयरेंस आ रही है ना, ये वाली देखो, ये माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, ये क्या है, आपके माइटोटिक स्पिंडल। समझ में आ गया? और जो ये अपीयरेंस आ रही है ना, ये वाला जो जाल बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस जाल को बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है, माइटोटिक एपरेटस किसका बना हुआ है, माइटोटिक स्पिंडल्स का बना हुआ है। और माइटोटिक स्पिंडल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। समझ में आया? अब मेटाफेज में क्या होगा कि आप जो पीछे देख रहे थे, है ना, जो आपने प्रोफेज के अंदर देखा था कि सेंट्रल इधर उधर प्रेजेंट थे, तो जब है ना आपका जो प्रोफेज है उसका जो एंडिंग आएगा ना, जैसे प्रोफेज खत्म होगी मेटाफेज की शुरुआत होगी, तो इस बीच में जो सेंट्रियोल्स रहेंगे जो आपके यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, एक बार फिर से देखो, जो देखो ये वाले जो है, जो ये वाले सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है ना, जब इस प्रोफेज का एंडिंग सेशन चलेगा और मेटाफेज का स्टार्ट होने का समय आएगा, तो ये सेंट्रियोल्स ने मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव कैसे करेंगे कि ये वाला सेंट्रियोल ऐसे, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। समझ में आया? जो आपका किस में हो रहा है, मेटाफेज के अंदर हो रहा है। ठीक है, देखो एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, है ना। अब ये क्या, इन्होंने क्या कर दिया, अब तक तो जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसअपियर हो चुका था, तो जो क्रोमोसोम्स थे कहीं ना कहीं पड़े थे। लेकिन अब क्या हो गया मेटाफेज में कि इन माइटोटिक स्पिंडल्स ने क्या पकड़ा, इनको पकड़ लिया है जाके और खींच दिया है।
जैसे आप खींचोगे तो क्या होगा, ये एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, एक सीध में आ जाएंगे, है ना। जैसे आपको किसी रस्सी को, जो रस्सी होती है एक थोड़ी बड़ी रस्सी लो, उसको एक इधर इस वाले कोने से पकड़ो और एक इस वाले कोने से पकड़ो। अभी आपने ऐसे रिलैक्स रखा हुआ तो वो रस्सी जो रहेगी वो नीचे लटकेगी, लेकिन जैसे आप उसे टाइट करोगे तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। सेम वही क्या है कि भाई जो आपके ये सेंट्रियोल्स था उसने क्या रिलीज किया, माइटोटिक स्पिंडल्स, और इन्हें क्या किया कि क्रोमोसोम्स को पकड़ा, और जैसे ही उनको पकड़ लिया तो सेंट्रियोल्स ने क्या किया, इन माइटोटिक स्पिंडल्स को टाइट कर दिया, और जैसे ही टाइट होगा तो सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, एक ही लाइनिंग में आ जाएंगे, है ना। आप देख रहे हो कि एक इधर से कनेक्ट है और एक इधर से कनेक्ट है, तो आगे जाके कि जो सेंटर वो क्या करवाएगा, इन माइटोटिक स्पिंडल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इनके साइज को छोटा कर देगा। ये वाला इधर से छोटा होगा और ये वाला इधर से छोटा होगा। तो जब ये छोटा होगा और ये छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, इस सेंट्रोमियर पे इन पॉइंट्स पे क्या पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट यहां से टूट जाएगा और ये वाला यहां से टूट जाएगा। समझ में आया। तो आपको जो मेटाफेज होता है उसके अंदर सिर्फ क्या क्या हो रहा है, अलाइनमेंट हो रही है किसकी, क्रोमोसोम्स की एक एक्सिस पर। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा है, मेटाफेज के अंदर हो रहा है। समझ में आया। आगे चलते हैं। ये देखो एनाफेज के अंदर आ गए ना हम, तो एनाफेज में क्या हुआ, ये टूट चुके हैं ना। अब क्या होगा, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि ये वाला जो क्रोमोसोम था, अब मैं इसको क्रोमोसोम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब ये ज्वाइंट नहीं रहे, ये अलग अलग हो गए, कि भाई एक वाला इधर चला गया और एक वाला इधर चला गया। कि जो मैंने कहां पे आपके प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम को क्या बोला था, क्रोमेटेड बोला था, वो एनाफेज में आके क्या कहलाएगा, वापस से क्रोमोसोम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग हो चुके हैं, एक इधर टूट गया और एक इधर टूट गया, और इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझ में आया कि यानी कि जो आपका क्रोमेट जो क्या थे, क्रोमेटिड एक प्रॉपर क्रोमेटिड था, उसमें जो टूट रहा, जो जॉइंट था वो टूट जाएगा, किसमें, दो हिस्सों में, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, और यही क्रोमेटिड आगे जाएगा एनाफेज का एंडिंग स्टेज में क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। देखो ये आपको माइटोटिक स्पिंडल्स दिख रहे हैं बिल्कुल ये धागे टाइप में, ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुके हैं, और शॉर्ट इन द सेंस कि इनका कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया है किसने, सेंट्रियोल्स ने। किसने, सेंट्रियोल्स ने। समझ में आ रहा है फिर समझ में आया कि जो आपके जो क्रोमोसोम से जो अलाइनमेंट हो रही थी वो माइटोटिक स्पिंडल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो क्या हो गए, दो हिस्सों में टूट गए। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, एनाफेज के अंदर होता है। समझ में आया। अब आगे देखते हैं एनाफेज के अंदर कौन सा आएगा, टीलोफेज आएगा। कौन सा आएगा, टीलोफेज। ये देखो टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है कि इसमें जो हमारा कॉइल्ड वाला था, जो प्रोफेज में जाके जो आपका जो क्रोमेटिड था वो कॉइल हुआ था, ये क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। यानी देखो अभी स्टैंड्स में बन गया ना, क्या हो गया, स्टैंड्स बन गए इनके, है ना। इस वाले को छोड़ दो, अब ये पर्पल वाला है ना, इसको छोड़ दो, पर्पल है वट एवर इट जो भी है, आप सिर्फ इसको देखो, इन क्रोमोसोम्स को देखो। ठीक है, ये किसके अंदर होगा, टेलोफेज के अंदर होगा। कि जो आपका जो क्या था, जो क्रोमोसोम था जो कॉइल हो चुका था वो रिकॉइल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि भाई इसके अंदर एनाफेज के अंदर क्या होता कि जो न्यूक्लियर एनवलप था वो डिसअपियर हो गया था, लेकिन टीलोफेज के अंदर आके वही एनवलप, न्यूक्लियस एनवलप वापस से अपीयर होना स्टार्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि भाई देखो ये क्रोमोसोम टूट के इधर आ गए और ये वाले क्रोमोसोम टूट के इधर आ गए, यानी कि इधर 46 हो गए और इधर 46 हो गए। 92 से तो डिवाइडेशन हुआ था इनका, तो इधर 46 हो गए और इधर 46 हो गए, यानी कि एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 पूरे है ना, तो अब सेल बननी होगी, और जो सेल बननी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और जो न्यूक्लियस होगा उसको सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर एनवलप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये कौन सा फेज है, टेलोफेज। समझ में आया। और इसी टेलोफेज को फॉलो अप करते हुए क्या आता है आपका, साइटोकाइनेसिस। ये आपका साइटोकाइनेसिस, अब देख पा रहे हो आप, ये जो साइटोकाइनेसिस है उसके अंदर क्या देख रहे हो कि जो ये टीलोफेज का एंडिंग पार्ट है ना, साइटोकाइनेसिस इन द सेंस कि इस सेल के इस फेज के अंदर आपकी दो न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगे बिल्कुल। टीलोफेज के एंडिंग्स के बाद आपका साइटोकाइनेसिस आता है, जिसमें आपको दो सेल बनती है। इसमें क्या होता है कि अब देखो ये न्यूक्लियस तो बन गया, आ गया न्यूक्लियर एनवलप आ गया दोनों तरफ। अब इस न्यूक्लियस के अंदर सेल भी तो बनानी है, किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये ऊपर तरफ जा रहा है, तो ये बीच में जाकर क्या करेगा, ऐसे दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देगा। एक सेल ये हो जाएगी और एक सेल ये हो जाएगी। समझ में आया। और इस सेल के पास अपना क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और इसके पास
अपना साइटोप्लाज्म होगा, इसके पास अपने ऑर्गेनेलीज होंगे और इसके पास अपने ऑर्गेनेलीज होंगे। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? जो आपकी न्यू सेल्स बनती है वो कौन से फेज में जाके बनती है? आपकी साइटोकाइनेसिस के अंदर जाके बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये आपकी सेल साइकिल थी। ठीक है, सेल साइकिल के अंदर कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं, एम फेज और इंटरफेज। दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? इंटरफेज बड़ा होता है, और इंटरफेज एम फेज से पहला फेज होता है। और इंटरफेज के अंदर भी कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं, G1 फेज यानी कि गैप फर्स्ट फेज, G0 फेज सॉरी एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, और G2 फेज यानी कि गैप सेकंड फेज। जो G0 होता है वो G1 और एस फेज के बीच में आता है, जो क्या होता है? रेस्टिंग फेज होता है। इसके अंदर जो सेल जाती है वो क्या करती है? सेल साइकिल को बायकॉट कर देती है और कहां चली जाती है? रेस्टिंग फेज में चली जाती है। ठीक है, इस रेस्टिंग फेज में जाके सेल डिवाइड नहीं होती, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है वो इसको कैरी आउट करना होता है। ठीक है, बात करते हैं एस फेज की, तो उसमें क्या होता है? सिंथेसिस होता है। किसका? डीएनए का। जो डीएनए में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं आपकी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक जो नॉर्मल सेल होती है उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो एस फेज के अंदर जाके कितने हो जाएंगे? 92, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, और वो 92 क्रोमोसोम इक्वली किसके कौन से प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होंगे? माइटोसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका G2। G2 में क्या होगा? जो सेल थी जिसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी और फर्दर किस पे आई थी? सिंथेसिस होने के बाद किस में आ गई? आपके G2 में आएगी। G2 में क्या होगा? उस सेल का फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये 3 फेज थे किसके? इंटरफेज के। इसके बाद आता है आपका एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के अंदर 4 फेज होते हैं आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज को फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये क्या था? आपका पूरा सेल साइकिल था। अगर इसमें अभी तो कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगर वहां नहीं पूछना है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी आपके लिए।